दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और दुनिया का सबसे बड़ा लैंडमार्क होने के बावजूद भी इतना गरीब क्यों है? ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि सबसे बड़ी वजह वेस्टर्न कंट्रीज का अपने फायदे के लिए अफ्रीका के तमाम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और फिर अफ्रीकन लोगों में भारी करप्शन का होना। साउथ अफ्रीका, जो कि हमारी पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज रखने की वजह से जाना जाता है, चाहे वो गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, प्लेटिनियम, हाइड्रो सोलर एनर्जी हो या फिर गैस और ऑयल के रिजर्व्स हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर के लिए भी अफ्रीका की जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट क्यों है? अफ्रीका की 40% पॉपुलेशन शदीद गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ऐसा क्यों कि अफ्रीका के पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गरीबी, भूख, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही जाना जाता है? इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अफ्रीका को मैप में देखें तो अफ्रीका की गरीबी की एक बड़ी वजह इसकी ज्योग्राफी भी है। इसी तरह बहुत सी और वजूहात भी हैं जिन्होंने अफ्रीका को इस हाल में पहुंचा दिया है। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज का अफ्रीका को इन हालात तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है। कई 100 साल तक तो अफ्रीका फ्रेंच और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहा है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अफ्रीका के बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और 19वीं सदी में अफ्रीका से फिजिकल स्ट्रॉन्ग लोगों को गुलाम बनाकर यूरोपियन कंट्रीज ले जाया जाता। इसी तरह वेस्टर्न पावर्स के बीच अफ्रीका को कंट्रोल करने की हमेशा से ही एक जंग रही है। ये जंग अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड और डायमंड को हासिल करने के लिए कितने ही अफ्रीकन लोगों को भी गुलाम बनाया गया और कितने ही लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये काम वेस्टर्न पावर्स किस तरह से अंजाम देती हैं, इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी ब्लड डायमंड के नाम से बन चुकी है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि अफ्रीका को इस हालात तक पहुंचाने में वेस्टर्न पावर्स का बड़ा हाथ है। अगर देखा जाए तो ये एक्सप्लॉयटेशन तो वेस्टर्न कंट्रीज ने सब कॉन्टिनेंट और सिंगापुर में भी की, मगर ये सारे कंट्रीज आज अफ्रीका से इतना ज्यादा डेवलप्ड क्यों है? और यही बार आती है अफ्रीका की ज्योग्राफियाई प्रॉब्लम्स। दोस्तों, किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट के लिए इसकी कोस्ट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दुनिया का 80% सी ट्रेड समुद्रों के जरिए किया जाता है। कोस्ट लाइन असल में समंदर के इस हिस्से को कहते हैं जो समंदर के साथ होता है। अगर हम मैप में देखें तो अफ्रीका की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी मालूम होती है और अफ्रीका की हर साइड से ही समंदर लगता है, मगर बदकिस्मती से अफ्रीका के ज्यादातर कोस्ट लाइन इस काबिल ही नहीं कि यहाँ पर सी पोर्ट्स बनाई जाएं और इसीलिए इसकी कोस्ट लाइन का बहुत थोड़ा हिस्सा सी ट्रेड से कनेक्टेड है। वहीं अगर यूरोप को देखें तो वो अफ्रीका से काफी छोटा है, मगर इसकी कोस्ट लाइन अफ्रीका से ज्यादा बड़ी है। इसीलिए दुनिया का 40% सी ट्रेड यूरोप कंट्रोल करता है। इसी तरह स्वाय दरियाए नील के कोई दरिया इतना खुला और गहरा नहीं कि इसमें बड़ी कार्गो शिप चलाई जा सके। इसी लिमिटेशन की वजह से अफ्रीका में सी ट्रेड करना काफी मुश्किल रहा है। इसी तरह एक और चीज जिसने अफ्रीका की सी ट्रेड को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है अफ्रीका के समुद्री लुटेरे, जिन्हें हम पायरेट्स भी कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये एरिया जहाँ से कार्गो और कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं, इन सब के लिए इस एरिया को सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोमाली पायरेट्स का कंट्रोल है, जो कि यहाँ से गुजरने वाली ऑयल टैंकर्स और दूसरी कमर्शियल शिप्स पर लूट मार करते हैं। और इसीलिए अफ्रीका में जिबूटी के मुकाम पर बहुत से कंट्रीज ने मिलकर अपनी मिलिट्री बेसिस बना रखी हैं ताकि वो इस सारे रूट को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन बाकी के सारे ईस्टर्न अफ्रीका में किसी भी पावरफुल कंट्री की कोई बेस मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर पायरेट्स का बहुत कंट्रोल है। इसी तरह वेस्टर्न अफ्रीका भी समुद्री लुटेरों की वजह से यहाँ से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक डेंजरस पॉइंट बन चुका है। अक्टूबर 2013 में नाइजीरिया से समुद्री लुटेरों ने एक ऑयल टैंकर पर हमला किया और इसके सारे अमेरिकन स्टाफ को बंदी बनाकर जहाजों में मौजूद सारे ऑयल को लूट लिया गया और फिर अपनी डिमांड मनवा कर ही इस शिप के स्टाफ को रिहा किया गया। इसी तरह के और भी बहुत से वाकयात जो कि इस एरिया में होते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे ममालिक तो अफ्रीका के इस रूट से गुजरना ही नहीं चाहते और नतीजतन अफ्रीका को बहुत सी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज से हाथ धोना पड़ता है। इसी तरह अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड गर्म और खुश्क होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े रेगिस्तान हैं और इसी नॉर्दर्न साइड पर सहारा डेजर्ट, जो कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान माना जाता है और इस सारे एरिया में ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। इसी तरह अगर हम इसके साउथ की तरफ आए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगलात पाए जाते हैं और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज तो काफी मिकदार में मौजूद है, मगर यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, जिसकी वजह से अफ्रीका के नॉर्दर्न और सदर्न साइड्स पर हमेशा तनाव की सूरत हाल बनी रहती है। और इसकी बड़ी वजह ये बॉर्डर्स हैं जो ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर ने 19वीं सदी में डिसाइड किए थे और ब्रिटिश एम्पायर ने ऐसे ही बॉर्डर्स मिडिल ईस्ट में भी बनाए हैं, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर अमन नहीं हो सका। ऐसा ही कुछ अफ्रीका के साथ भी हुआ है। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर का लिहाज नहीं रखा
गया, जिसकी वजह से अफ्रीका पिछले 60 सालों से किसी न किसी सिविल वार का शिकार रहा है। लेकिन इसी अफ्रीका में एक मुल्क बोट्सवाना भी मौजूद है जो कि अपना मुकद्दर बदल रहा है। बोट्सवाना जो कि पूरे अफ्रीका का सबसे अमीर कंट्री है। बोट्सवाना भी बाकी अफ्रीकन कंट्रीज की तरह 1967 में ही ब्रिटिश की गुलामी से आजाद हुआ था, मगर आज जहां पूरा अफ्रीका शदीद गरीबी का शिकार है, वहीं बोट्सवाना की जीडीपी मैक्सिको और कोस्टारिका के बराबर है। बोट्सवाना इस कदर कैसे तरक्की कर गया, पूरे अफ्रीका को इसे एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए। इन्हें समझना चाहिए कि कोई बाहर से आकर इनके हालात ठीक नहीं करेगा और बहुत सी चीजें इन्हें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। हाल ही में चाइना और रूस के अफ्रीका में इंटर होने के बाद कुछ बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट्स की गई हैं और अब अफ्रीका जियोपॉलिटिकली भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री बनकर उभरने वाला है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। आपकी ये छोटी सी एफर्ट हमारे लिए काफी मायने रखती है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक और अमेजिंग वीडियो के साथ।